नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लग गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं। एनडीए की बैठक में फैसला लिया गया और अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह जानकारी दी है। शहरी विकास मंत्री हैं वेंकैया नायडू। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर औपचारिक मोहर लगी है और कहा जा रहा है कि ये एक तरह से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। वेंकैया नायडू के नाम पर सभी दल जिस तरह से साथ आएंगे और ऐसे में यूपी उम्मीदवार के सामने यहाँ पर वेंकैया नायडू की दावेदारी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। खबर आ रही है कि कल सुबह 11 बजे नामांकन होगा। हालांकि औपचारिकता भर कही जा रही थी कि नाम का ऐलान करना, क्योंकि उससे पहले ही ये लगभग तय हो गया था कि वेंकैया नायडू के नाम पर ही मोहर लगेगी। आपको बता दें, वेंकैया नायडू 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अभी फिलहाल मौजूदा सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं वेंकैया नायडू। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में इनका जन्म हुआ है और आंध्र प्रदेश से आते हैं और वेंकैया नायडू एक परिपक्व सधे हुए राजनेता के तौर पर उनकी पहचान है। कानून की डिग्री उन्होंने ली हुई है और क्या कुछ कहा आपको बता दें कि जब वेंकैया नायडू के नाम का औपचारिक ऐलान किया तो क्या कुछ कहा बीजेपी अध्यक्ष ने उनके बारे में, उनके नाम का ऐलान करते हुए। आइए आपको भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त हुई है। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। और आइए आपको वेंकैया नायडू जो जाने माने वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बारे में एक जानकारी भी आपको दे देते हैं। 1949 में नेल्लौर में आंध्र प्रदेश के एक कम्मा परिवार में जन्मे हैं। वीआर हाई स्कूल नेल्लौर से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हासिल की है। कानून की डिग्री वो ले चुके हैं। वीआर कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातक भी रहे हैं और उनके पास आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम से लॉ की डिग्री है। 1974 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 72 में जय आंध्र आंदोलन के दौरान पहली बार सुर्खियों में आए, यानी कि एक छात्र नेता के तौर पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। और जेपी मूवमेंट जो है उस दौरान भी वो काफ़ी सक्रिय रहे थे और आपातकाल के विरोध में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1977 से 80 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं और अभी मौजूदा सरकार में शहरी विकास और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। और अगर साउथ की बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है दक्षिण भारत की राजनीति में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए हैं। रविकांत, अटकलें जो थी उनमें वेंकैया नायडू का ही इकलौता नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा था एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। अब उस पर औपचारिक मोहर भी लग गई है। लेकिन जब भी कोई नाम का ऐलान होता है उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक इक्वेशंस देखे जाते हैं। तो वेंकैया के फेवर में क्या क्या राजनीतिक इक्वेशन गए कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया? देखिए, अगर वेंकैया नायडू के व्यक्तित्व की बात करें तो वेंकैया नायडू का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा जिस अहम बिंदु पर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने फोकस किया है वो है उनकी छवि अक्रॉस द पार्टी। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अक्रॉस द पार्टी उनके सभी राजनीतिक दलों से बेहद अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का लंबा ज्ञान होना चाहिए और किस तरीके से राजनीतिक तालमेल बिठाई जाती है ये कार्यशैली भी वेंकैया नायडू को बखूबी पता है। इसके अलावा वो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और तमाम चीज़ों की परख है उन्हें, और 1970 से लेकर अब तक वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पद पर यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस बार तय था कि जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा वो साउथ से होगा और साउथ में वेंकैया नायडू से बड़ा कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं था। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस बात का फैसला लिया कि वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। रविकांत, क्या वेंकैया नायडू की राह भी रामनाथ कोविंद जी की तरह ही आसान होने वाली है?
एक तरफा लड़ाई यहाँ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी देखने को मिलेगी हमें। बिल्कुल, देखिए अगर वेंकैया नायडू की बात करें तो वेंकैया नायडू के नाम पर साउथ की कोई भी पार्टी, जहां तक हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, उनके नाम का विरोध नहीं किया जाएगा। और एनडीए खुद इस हैसियत में है, अगर आंकड़ों की बात करें तो वेंकैया नायडू की राह भी बहुत आसान होने वाली है और बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं है, जितना संख्या बल चाहिए वो मौजूद है। इसके अलावा साउथ में एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। माना यह जाता था कि बीजेपी जो है साउथ की पार्टी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है और हो सकता है कि उसी विस्तार की योजना का एक अहम हिस्सा हो और आज साउथ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करके बीजेपी ने यहां पर एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। और यही उम्मीद की जा रही है कि भले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन वेंकैया नायडू का विरोध करना दूसरे रीजनल पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल वाली बात। बिल्कुल, एक तीर से कई शिकार किए हैं बीजेपी ने। अपने एक वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति पद के तौर पर उन्होंने उनका नाम जो है आगे किया है। एक ऐसा नेता जो संसदीय मामलों का मंत्री भी है, सभी दलों से उनके बहुत सहज संबंध हैं और दक्षिण भारत के एक बड़े कद्दावर नेता हैं। बीजेपी दक्षिण में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, तो वेंकैया का नाम वहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होने वाला है और दक्षिण भारत की पार्टियां भी उनके नाम का समर्थन करेंगी, ऐसी संभावनाएं बीजेपी तलाश रही है। वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आज औपचारिक तौर पर चुन लिए गए हैं। 5 अगस्त को इस संदर्भ में वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव के लिए अभी से सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर ही सवाल उठा दिए। शिवसेना ने गोपाल गांधी पर कहते हुए वार साधा है कि उन्होंने याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस पार्टी ने किस व्यक्ति का चयन किया है, ये उनकी मानसिकता क्या है? ऐसा ही होना था। किसी की ईमानदारी को ये लोग मानेंगे नहीं। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा अभी तय नहीं, लेकिन सियासत का संग्राम चरम पर है। कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया है तो शिवसेना ने हल्ला बोल दिया है। बेहद तल्ख अंदाज में संजय राउत ने गोपाल गांधी का याकूब कनेक्शन जोड़ा और लपेटे में कांग्रेस की सोच को भी ले लिया। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाई है जिसने याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कोशिश की थी। ऐसे व्यक्ति जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना, ये हमारे शहीदों का, जो निरपराध लोग ब्लास्ट में मारे गए, उनके अपराधी है ये गोपाल गांधी। ऐसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाते हो? दरअसल 1993 बम धमाकों में गुनहगार ठहराए गए याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति को खत लिखा। गोपाल गांधी की गुजारिश थी कि जब याकूब ने भारतीय व्यवस्था के सामने खुद को सुपुर्द किया है और उससे कानून में सहयोग की बात भी सामने आई हो तो उसे फांसी दिया जाना ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है। जहां तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। जो सवाल शिवसेना ने उठाया है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दी हो, आज उसको फांसी न हो, उसके पैरवी करने वाले को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पे नामांकित किया है या प्रस्तावित किया है, तो पहले इस सवाल का जवाब देना होगा। फांसी की सजा हो या ना हो ये बहस का अलग विषय है और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले यूं इसे उछालना खेमेबंदी की जुगत भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है जैसे शिवसेना का तीर सही निशाने पर लगा है और सियासत में बवाल तेज है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तय करने के लिए संसद समेत देश की 32 विधानसभाओं में आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। सियासत के सभी दिग्गजों ने अपना वोट डाल दिया है। रायसीना की रेस अब लॉक हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बीजेपी का कोई चेहरा आसीन होगा और 20 जुलाई को काउंटिंग के साथ ही ये साफ भी हो जाएगा।
100%, 110%, 100% जीत है। दूसरे लोगों ने बौखलाहट में कैंडिडेट खड़ा किया है। ये सब केवल हवा की बात है। सारे लोग एक साथ यूपीए के साथ हैं। अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये निश्चित हुआ है। तय है कि रामनाथ कोविंद को जीतना भी है, तो फिर हम सहमति से हो जाता। रायसीना के रण में बीजेपी के राम की जीत तय है, बस मुहर लगनी बाकी है। देश के अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अलावा एनडीए, यूपीए समेत सभी दलों के सांसद विधायकों ने वोट डाला। आंकड़ों के लिहाज से रामनाथ कोविंद की जीत पक्की मानी जा रही है, हालांकि कांग्रेस इसे विचारों की लड़ाई बता रही है। When there's a clash of ideologies, I think our candidate is the best. आंकड़ों का अंगणित रामनाथ कोविंद के पक्ष में दिख रहा है, इसलिए बीजेपी को जीत का भरोसा है। तो दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मानना है कि राष्ट्रपति दलित होगा, इसलिए ये बीएसपी के विचारों की जीत है। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि सुन कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दावा है कि रामनाथ कोविंद को एनडीए के 16 और विपक्ष की 6 पार्टियों ने वोट दिया है और उन्हें करीब 63% वोट मिलना तय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर मीरा कुमार को 34% वोट मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग भी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति के पद पर पहली बार बीजेपी का कोई नेता आसीन होना करीब करीब तय है। लेकिन जानकारों की माने तो ये लड़ाई सिर्फ रायसीना की नहीं, बीजेपी रामनाथ कोविंद के लिए करीब 70% वोट चाहती है ताकि जीत ऐतिहासिक बन सके। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में भारी गहमागहमी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रही। हालांकि बहुमत का अंकगणित एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने न सिर्फ इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया, बल्कि देश में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। दुर्गेश जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। राजौरी और पुंछ सेक्टर में सुबह से ही फायरिंग शुरू हो गई है। राजौरी में हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया, जबकि पुंछ में एक बच्चे की जान चली गई। सरहद पर कब रुकेगी नापाक फायरिंग? पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आता? कब तक बेगुनाहों का खून बहाएगी बाजवा की आर्मी? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर गोलीबारी की। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर और पुंछ में सुबह से गोलीबारी चालू हो गई। राजौरी में तो काफी देर तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए। इस हमले में भारतीय जवान मुदस्सर अहमद शहीद हो गए, जबकि 2 सिविलियन जख्मी भी हो गए। त्राल के इस घर में मातम पसरा है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। बूढ़े पिता की आंखों में गम के आंसू हैं। हो भी क्यों ना, इस घर से उसका चश्मो चिराग जो चला गया। 4-5 दिन ही हुए थे उसको वापस ड्यूटी ज्वाइन किए हुए, तो सुबह सवेरे हमें पता चला है कि बॉर्डर पे कुछ फायरिंग हो गई और वहाँ पे 3 लड़के जो है इस दुनिया से चले गए हैं। इसके माँ बाप है और 2 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, इसके बिल्कुल छोटे बच्चे। त्राल के रहने वाले मुदस्सर राजौरी सेक्टर में तैनात थे। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग की वजह से जवान शहीद हो गया। ऑलरेडी हमारे पास सीजफायर वायलेशन की वजह से 3500 लोग कैंप्स में थे और आज सुबह मंजाकोट सेक्टर में भी हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है, जिसमें अभी तक 2 लोग जो सिविलियन हैं इंजर्ड, काफ़ी सीरियस कंडीशन में उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। आर्मी के भी लॉसेस की खबर है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम जो है, पुलिस के ऑफिसर्स बाकी फॉरवर्ड एरियाज में है, रेस्क्यू के लिए इवैक्यूएशन जहाँ भी ज़रूरत पड़ती। राजौरी के अलावा पुंछ में भी सीजफायर तोड़ा गया। इंसान तो क्या, पशुओं को भी निशाना बनाया गया। सरहद पार से हो रही फायरिंग में एक बच्ची की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सर बॉर्डर के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है क्योंकि आज 3-4 दिन से कंटिन्यू शेलिंग हो रही है बॉर्डर पे। ये जो आप फायरिंग देख रहे हैं इसकी वजह से हमारे दिल में बहुत ही डर पैदा हो चुका है। देखो लोग घरों को छोड़कर भाग गए यहाँ से और पाकिस्तान से गोलाबारी जड़ी है बिल्कुल ठीक ठाक हमारे मकान के सामने आ रही है। हालांकि सेना ने भी पाकिस्तान की कायराना हरकत का माकूल जवाब दिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी आतंकी घुसपैठ को रोका जा सके। हम बड़े जोर शोर से उनसे दुगनी तिगुनी ताकत से उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जिसका अपना भी नुकसान हो रहा है, उनके लोग भी मारे जा रहे हैं और आए दिन जिस तरीके से उग्रवादियों को धकेल रहा है वो जो है उनको भी बड़ा जोर से उनका जवाब ही नहीं दिया जा रहा, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। सीमा पर जारी फायरिंग के मद्देनजर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल कोई ठोस नतीजा निकलता दिख नहीं रहा। पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। पाकिस्तान सरहदी इलाकों में बसे इंसानों का खून बहा रहा है। श्रीनगर से इदरीस लून के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली एनसीआर में आज सावन की फुहारों ने गर्मियों और उमस से राहत दिलाई। राजधानी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई तो वहीं बारिश की वजह से कई जगह जलभराव और जाम ने दिल्ली वालों को परेशान भी किया। झमाझम हुई राहत की बारिश। सावन की फुहारों से मौसम हुआ खुशगवार। लेकिन बारिश आई तो राहत के साथ मुसीबतें भी लाई। जल जमाव और ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। कई जिलों में सैलाब सितम ढा रहा है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के बाशिंदे उमस वाली गर्मी से परेशान थे। उमस भरी इस गर्मी से राहत मिली जब दोपहर के वक्त बदरा झूम कर बरसे। एनडीएमसी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली। यहाँ कई जगह सड़कों पर जलभराव हो गया और नालियां जाम हो गई। और देखिए दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से विदेश मंत्रालय के सामने पानी भर गया है और पानी इस कदर भर गया है कि गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि विदेश मंत्रालय के सामने का जो खासतौर पे जो नालियों का इलाका है वहाँ पर भी पानी भर गया है। निकासी की वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर उसके दाहिने साइड की बात कर लें तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी है, लेकिन बैरिकेड्स के सामने पानी पूरा भर चुका है और वहाँ पर आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन भारी बारिश का साइड इफेक्ट भारी जाम के तौर पर देखने को मिला। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH-24 पर लंबा जाम लग गया। जिधर तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही दिख रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-24 पर और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से गाजियाबाद नोएडा से आने वाले लोग जब दिल्ली में एंट्री करते हैं तो इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। और ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर ये है कि वाहनों की लंबी कतार आपको नज़र आएगी। सड़क थम सी गई है और जाम की स्थिति ये है कि गाड़ियाँ एकदम रुकी हुई हैं, यानी हल्का सा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब सुबह के वक्त लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं और सुबह से ही जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जाहिर तौर पर लोगों की जो दुश्वारियाँ, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे साथ ट्रैफिक जाम में फंसे एक शख्स हैं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर से फंसे हुए हैं? IP एक्सटेंशन से आ रहे हैं और ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया, पौने घंटे से फंसे हुए हैं। हाईवे पर लगे जाम में घंटों तक लोग फंसे रहे। किसी को दफ्तर जाना था तो किसी को अस्पताल पहुंचना था, लेकिन ट्रैफिक चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मेट्रो और सड़क चौड़ीकरण की वजह से जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिविक एजेंसियां और ट्रैफिक पुलिस ऐसे हालातों से निपटने के लिए पहले से तैयार क्यों नहीं थी। मोहित राज दुबे के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के गिटोनी इलाके में सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत के मामले में 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये मजदूर टैंक में सफाई करने उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस ने उनकी जान ले ली थी। ये वही टैंक है जिसमें से निकली जहरीली गैस ने 4 मजदूरों की जान ले ली।
अनिल, बलविंदर, स्वर्ण और दीपू नाम के ये मजदूर एक के बाद एक टैंक में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए और जब तक उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, चारों दम तोड़ चुके थे। घटना के बाद बिल्डिंग के सुपरवाइजर निरंजन सिंह और फर्म के कर्मचारी रिद्धिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बिल्डिंग का मालिक जेके मेहता अब भी फरार है। हमने केस दर्ज किया है अंडर दी स्वेरेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ 304, 308, 34 IPC और इसमें 2 लोग को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। ये अभी तक का इंसिडेंट इसमें है। राजधानी दिल्ली जैसे इलाके में दिल दहला देने वाले इस हादसे के पीछे लापरवाही को बड़ी वजह माना जा रहा है। एक लड़का पहले गया है, एक लड़का बेहोश हो गया, फिर दूसरा गया उसको बचाने के लिए, दूसरा भी बेहोश हो गया, फिर तीसरा जो था वो भी गया उसको बचाने के लिए। जो चौथा था स्वर्ण सिंह है, फिर वो गया अपने को रस्सा बांध के कि मैं जाऊंगा तो मेरे को भी खींच लेना अगर मैं बेहोश होता हूं तो। जब वो नीचे गया तो थोड़ी देर के उसको लगा कि मैं बेहोश नहीं हो रहा हूं, अपना रस्सा खोल के दूसरे लड़के को बांधा उसको बचाने के लिए। इतने में ना दूसरे को उसको बांध पाया, अपना भी खोल दिया, वो भी उसमें क्या था कि नहीं बच पाया। सेफ्टी टैंक में मजदूर को उतारने से पहले सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरती गई। नतीजतन 4 परिवारों का सहारा उनसे छिन गया। ये जो पूरी बिल्डिंग बन रही है जिसका ये सीवर है, वो बताया जा रहा है कि लैंड यूज को चेंज किए बिना अवैध तौर पर बनाई जा रही थी। फिलहाल जेके मेहता फरार है और इस पूरे मामले में एक बार फिर से वही लापरवाही सामने आई है जिसके चलते इससे पहले भी कई बार सीवर में उतरने पर सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर है पहलू के साथ नेशन न्यूज़ में।